हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है तिथि त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 दैट इज नंबर प्ले। तो बच्चों, नंबर प्ले में हमें नाम से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। हमें यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लेने हैं, नंबर्स के बीच में कुछ कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं और फिर उसमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही ना इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये चैप्टर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कुछ भी चीज मिस मत करना, क्योंकि फिर बाद में तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो क्या है, इज दिस अ मल्टीपल ऑफ। भाई इससे मतलब क्या समझ आ रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई जो भी नंबर दिया हुआ है ये किस किस का मल्टीपल है यार, ये किसका मल्टीपल है। ठीक है, क्या ये इस नंबर का मल्टीपल है, यानी कि सीधी सीधी बात है भैया, मल्टीपल्स के बारे में बात करनी है। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, किसी भी नंबर का मल्टीपल वो होता है जो उसके टेबल में आता है। अगर मैं बात करूं कि 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है, तो भाई 5 के मल्टीपल्स 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो ये जो नंबर है 5 10 15 20 25, ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि ये 5 की टेबल में आ रहे हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। बस ध्यान रखना कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बेटा इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, इसको फ्रैक्शन या डेसिमल में लेके नहीं जाना है। ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो बच्चों कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो नंबर्स जस्ट एक के बाद एक आते हैं उनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। यानी कि 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 1 और 2 आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 1 2 3 क्या है, आपस में कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 1 2 3 के बाद 4 आता है, तो 1 2 3 4 आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो यानी कि हमें लगातार नंबर्स लेने हैं और उनका क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अंशु इज एक्सप्लोरिंग सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब अंशु जो है एक बच्चा है, वो कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम एक्सप्लोर कर रहा था, तो उसने कुछ कुछ नंबर्स का सम किया और यहाँ पे लिखता गया। जैसे कि इसने 7 को लिखा क्या, 3 + 4, इसने 7 को लिखा 3 + 4। ठीक है, इसने यहाँ पे 10 को लिखा 1 + 2 + 3 + 4, होता है भाई 1 + 2 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10। ठीक है, इसने 12 को लिखा 3 + 4 + 5, भाई 3 4 7 हो गया, 7 + 5 12 हो गया। अब इसने ये जो 15 है, 15 को इसने लिखा 7 + 8। ठीक है, 7 + 8 तक तो ठीक था। अब इसने इसको और ज्यादा मॉडिफाई किया, और ज्यादा मॉडिफाई करके क्या लिखा भाई, 4 + 5 + 6, कि 15 को हम 4 + 5 + 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसने कहा इसको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भी लिख सकते हैं। यानी कि 15 को लिखने के यहाँ पे अलग अलग तरीके पता चले हमें, है ना, अलग अलग तरीके से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिए और 15 बनाया। तो बच्चों देखो, यानी कि किसी भी एक नंबर को लिखने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, पर क्या जरूरी है कि हर नंबर को हम कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकें, जरूरी है क्या। अब जैसे देखना, मैं यहाँ पे दो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके आपको बताती हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे लिया 1 + 2 तो बनेगा कितना, 3। अगर मैं लूं 2 + 3 तो बनेगा कितना, 5। अच्छा, अगर मैं लूं 3 + 4 तो कितना बनेगा, 7। अगर मैं लूं 4 + 5 तो कितना बनेगा, 9। अगर मैं यहाँ पे लूं 5 + 6 तो कितना बनेगा, 11। अगर मैं यहाँ पे लूं 6 + 7 तो बनेगा 13। अगर मैं यहाँ पे लूं 7 + 8 तो बनेगा कितना, 15। और मेरे को लगता है यहाँ से देख के तुम लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रही हूँ, 1 और 2 लिया तो 3 बन रहा है, 2 और 3 लिया तो 5 बन रहा है, 3 और 4 लिया तो 7 बन रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें ये जो रिजल्ट दिख रहा है, ये रिजल्ट कैसा है भैया, ये सारे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं।
तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, हम उनको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑड नंबर है ना, उनको तो हम 100% दो कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है भाई, देखो ऑब्जर्वेशन यही है, ऑल ऑड नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। भाई जितने भी ऑड नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब उसके बाद अंशु ने सोचा, कैन आई राइट जीरो एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स? क्या मैं जीरो को सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ? मतलब मेरे को सिर्फ प्लस प्लस करना है तो क्या जीरो आ जाएगा? मतलब 1 + 2 + 3 ऐसे करने से जीरो आएगा क्या? भाई ऐसे तो नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि आप ऐड ही करे जा रहे हो। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? अगर मुझे जीरो लाना है तो मुझे सिर्फ सम से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन यानी कि डिफरेंस भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मेरे को जीरो लिखना है तो जीरो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 2 - 3, है ना। मतलब 1 2 3 लिया कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेकिन सिर्फ प्लस करने से काम नहीं चला, मेरे को यहाँ पे माइनस भी करना पड़ा, है ना। प्लस के साथ साथ माइनस का भी यूज करना पड़ा, तब हमारा आंसर आया जीरो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्लस करती जाऊंगी तो आंसर तो पॉजिटिव ही होगा ना, 1 + 2 + 3 + 4 तो बढ़ता जा रहा है आंसर, जीरो तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन हम चाहते हैं आंसर कैसा आ जाए? जीरो आ जाए। तो जीरो के लिए भाई नेगेटिव नंबर्स तो यूज करने पड़ेंगे, यानी कि नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब आपसे बोला गया है टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो। यहाँ पे आपको दिए गए हैं 3 4 5 एंड 6। प्लेस प्लस एंड माइनस साइन। अब आपको उनके बीच में क्या करना है? प्लस और माइनस साइन लगाना है और आपको रिजल्ट देखने हैं और फिर उस रिजल्ट में कुछ ऑब्जर्व करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया है, ये 3 था। ठीक है, अब एक बार हम 3 में +4 करेंगे और एक बार 3 में -4 करेंगे। ठीक है, तो ये 3 + 4 वाला गया, ये 3 -4 गया। अच्छा, अब ये +4 में एक बार हम +5 करेंगे और एक बार हम -5 करेंगे। ठीक है, सेम चीज इस 4 के साथ करेंगे, एक बार +5 एक बार -5। अच्छा, इसके बाद ये +5 के साथ एक बार हम +6 करेंगे, एक बार -6। यहाँ पे 5 के साथ एक बार +6 एक बार -6। इधर भी सेम चीज, +6 -6, इस वाले 5 के साथ भी +6 और -6। अब फिर जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमने फर्स्ट वाले में 3 + 4 + 5 + 6 आ गया हमारा, 3 + 4 + 5 + 6। सेकेंड वाले में देखेंगे तो 3 + 4 + 5 -6, तो 3 + 4 + 5 -6। सेकेंड वाला फिर देखो 3 + 4 -5 + 6। थर्ड वाले के लिए 3 + 4 -5 + 6, फिर 3 + 4 -5 -6। ऐसे ही ये नीचे वाले के लिए लिख लेंगे पूरा 3 - 4 + 5 + 6, फिर 3 - 4 + 5 -6, 3 - 4 -5 + 6 और 3 - 4 -5 -6। फिर जब इन सबको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे जो आंसर्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। भाई फर्स्ट केस में आया 18, सेकेंड केस में आया 6, थर्ड केस में आया 8, फिर आया -4, फिर आया 10, फिर आया -2, फिर आया 0 और फिर आया -12। तो अब मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे देख के तुम लोग कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मतलब इसको देख के कुछ अलग सा लग रहा है कि भैया ये कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे हम देखें तो एज सच कोई पैटर्न नहीं है, पर एक चीज जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम वो ये है कि यहाँ पे हमने ये जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए, फिर प्लस माइनस का साइन कहीं पे भी चेंज करा, तो भाई आंसर जो है हमेशा कैसा आ रहा है? ऑलवेज इवन नंबर। आंसर कैसा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। आपने कोई से भी 4, अब एक काम करो, कोई से भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स तुम लोग उठा के देखना, प्लस माइनस साइन को चेंज करना,
तो पॉसिबिलिटीज तो कितनी बनेंगी, 8 पॉसिबिलिटीज। ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पॉसिबल केसेस हैं और आठों केसेस में आंसर कैसा है, इवन नंबर है। आठों केसेस में आंसर कैसा है, इवन नंबर है। देखो यहाँ पे 8 such expressions are possible and do you notice anything? हाँ भैया, आंसर इज ऑलवेज इवन नंबर। आंसर कैसा है, हमेशा इवन नंबर है। सॉरी। अब बोला गया है नाउ टेक 4 अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स, कोई से भी 4 अदर कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, उनके बीच में भाई प्लस माइनस का साइन लगा दो जैसे पहले किया था। अब फिर से उनके जो भी आंसर आ रहे हैं उसमें ऑब्जर्व करो क्या आंसर फिर से इवन है। तो भाई मैं बता रही हूँ, हाँ आंसर तो इवन ही आएगा, लेकिन फिर भी चेक तो करना है, तुम लोगों को चेक करना है, ठीक है। चलो अब देखो, वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर्स, हम जानते हैं कि इवन नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता रही हूँ भैया, देखो बच्चों, ऑड प्लस ऑड करोगे ना तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, इवन आएगा। जैसे कि आप 3 और 5 ले लो, 3 + 5 8 होता है, इवन नंबर है, ठीक है। अच्छा, और ऑड माइनस ऑड करोगे ना तो भी आंसर इवन आएगा। जैसे कि 5 - 3 करके देख लो, 5 - 3 किया तो कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, इवन नंबर है। चलो, इवन प्लस इवन 4 + 6 10 होता है तो इवन ही होता है। इवन माइनस इवन 4 - 6 -2 होता है, इवन है। अच्छा, ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन यानी 2 × 3 6 इवन नंबर होता है। इवन मल्टीप्लाई बाय इवन 2 × 2 4 इवन होता है। तो बेटा ऑड क्या होता है, ऑड को जब ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आंसर आएगा, यानी कि 3 × 5 15, दोनों ऑड नंबर्स थे, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कैसा आ गया, ऑड आ गया। ऑड प्लस इवन यानी कि 2 + 3 5 वो ऑड होगा, और 2 - 3 -1 वो ऑड होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑड ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड आंसर देगा, और ऑड प्लस इवन हो रहा है या ऑड माइनस इवन हो रहा है तो भी आंसर ऑड आएगा, बाकी केसेस में आंसर इवन रहेगा। चलो, तो देखो अब यहाँ पे आपको बताना है कि बिना कैलकुलेट किए आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे आंसर इवन रहेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, 43 + 37, भाई 43 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। 37 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। हमें पता है ऑड प्लस ऑड तो इवन आंसर देता है, तो ये तो हमारा हो गया इवन, ठीक है। नेक्स्ट, 672 एक इवन नंबर है, 348 एक इवन नंबर है। भाई इवन माइनस इवन इवन होता है, तो ये भी इवन हो गया। 708, भाई 708 एक इवन नंबर है। 477 एक ऑड नंबर है, तो भाई इवन माइनस ऑड तो कैसा हो जाएगा आंसर, ऑड देगा, तो ये तो इवन नहीं है। चलो, 809 एक ऑड नंबर है। 214 एक इवन नंबर है। ऑड प्लस इवन तो ऑड होता है, तो भाई ये भी इवन नहीं है। चलो, 119 एक ऑड नंबर। 303 एक ऑड नंबर। ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड तो ऑड देता है, ठीक है। 543 एक ऑड नंबर। 479 एक ऑड नंबर। ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, तो भाई ये एक इवन नंबर देगा। 513 का क्यूब, बेटा क्यूब का मतलब दिया है यहाँ पे 513 मल्टीप्लाई बाय 513 मल्टीप्लाई बाय 513। यहाँ ऊपर 3 लिखा है ना, इसका मतलब 513 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार। तो बच्चों ये एक ऑड नंबर, ये भी ऑड, ये भी ऑड। बच्चों ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड, ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड तो ऑड होता है, तो इन दोनों का आंसर आ गया ऑड। फिर जो आंसर आया उसको फिर से ऑड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड फिर से आंसर आ गया ऑड, तो ये भी एक इवन नंबर नहीं है।
समझ आया? चलो नेक्स्ट देखो, अब यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग of how parity behaves under different operation, identify which of the following algebraic expression gives an even number. भाई अब यहाँ पे है ना, आपको डायरेक्ट नंबर नहीं दिए हुए हैं, आपको कुछ लेटर नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। आप लोगों ने पहले अलजेब्रा पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने लास्ट क्लास में अलजेब्रा के बारे में पढ़ा होगा कि अगर 4m लिखा है कहीं पे, ये 4m लिखा है, तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय m, और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 -1 -2 1/2 1/3, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो। चलो, तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से का आंसर जो है वो इवन नंबर आएगा अगर हम कुछ भी वैल्यू डालें। यहाँ पे ये लेटर नंबर की जगह हम कुछ भी वैल्यू डालें, लेटर नंबर को हम वेरिएबल भी बोलते हैं, है ना, ये ABCDEFG जिनकी मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है, तो उनकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी कर रही है मतलब चेंज हो रही है, तो भाई उसकी जगह हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमने इनकी जगह कुछ भी वैल्यू डाली, और तो आंसर कब कब इवन आएगा आपको ये बताना है। देखो अब फर्स्ट वाला केस ध्यान से देखना, ठीक है। 2a, भाई a कोई नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब a कुछ भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो एक इवन नंबर है, ठीक है। हमें पता है कि इवन नंबर को आप इवन से मल्टीप्लाई करोगे, इवन नंबर को आप इवन से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर इवन आता है, और इवन नंबर को अगर आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर क्या आता है, इवन ही आता है। भाई इवन नंबर की खासियत है वो डोमिनेट करता है, अगर इवन प्लस इवन है तो भी इवन आएगा, इवन इंटू इवन है तो भी इवन आएगा, भाई इवन इंटू ऑड है, इवन इंटू ऑड है तो भी आंसर इवन ही आएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा इवन नंबर, प्लस 2b भी एक हो गया इवन नंबर। तो भाई इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन ही होता है, तो ये तो आ गया इवन नंबर्स, ठीक है। अब ये वाला एक मिनट छोड़ो, पहले ये वाला देखो, है ना, ये ला भी बताती हूँ। ये देखो 4m + 2n, तो बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय m, अभी बताया था 4 तो एक इवन नंबर है, 4 तो क्या है, एक इवन नंबर है, तो भाई इवन मल्टीप्लाई बाय इवन करोगे तो भी इवन आएगा, और m अगर ऑड होगा तो भी इवन आएगा, तो भाई ये तो आपका हो गया इवन। अच्छा 2 फिर से इवन नंबर है, तो अब n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आंसर तो इवन ही आना है, तो भाई इवन प्लस इवन इवन बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी नंबर इवन है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 से चाहे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो चाहे ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो, आंसर तो इवन ही होगा। माइनस 4 से चाहे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो चाहे ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो, आंसर तो इवन, और इवन माइनस इवन तो इवन ही होता है, ठीक है। चलो 13k - 5k, दोनों में सेम लेटर नंबर है, दोनों में सेम लेटर नंबर है, यानी कि सेम वेरिएबल है, तो हमें पता है भाई हम 13k थे हमारे पास, उसमें से 5k चले गए, तो कितने k बचे, माइनस कर दो, आंसर आया कितने, 8k। तो अब ये जो फाइनल आंसर है ये 8k है। अब 8 तो एक इवन नंबर है, उसके साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इवन नंबर में चाहे आप इवन मल्टीप्लाई करो चाहे आप ऑड मल्टीप्लाई करो, आंसर तो इवन ही आने वाला है, आंसर तो इवन ही आने वाला है, तो ये भी कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी एक बार छोड़ो, है ना, इधर देखो भाई x² + 2, भाई तुम्हें पता है इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है ना, स्क्वायर का मतलब भाई 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो गया, 3 का स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर 1
2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो जाओ, 2 इंटू 2, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 3, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 4, ठीक है। तो देख लो भाई, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन है। तो भाई अगर इफ x इवन है, इफ x इवन है, इफ x इवन है तो x स्क्वायर कैसा हो जाएगा, इवन, x स्क्वायर भी इवन, प्लस 2, इवन प्लस इवन तो इवन आ जाएगा। बट इफ x ऑड है तो x स्क्वायर हो जाएगा ऑड, और बेटा ऑड प्लस 2 यानी ऑड प्लस इवन तो ऑड होता है ना। 5 प्लस 2, सपोज करो 5 है तो 5 प्लस 2 7, ऑड आ गया है ना। तो ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा, है ना। ऐसे एग्जाम्पल लेके चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम ये बी स्क्वायर प्लस 1 के लिए करना है, ठीक है। सेम वही दो केस बनाने पड़ेंगे, इफ बी इवन है एंड इफ बी ऑड है। 4k इंटू 3j, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू 3 12, k इंटू j, k इंटू j kj, ठीक है। तो भैया 12 इंटू kj, अब kj की कुछ भी वैल्यू हमें नहीं मतलब है। 12 देखो, 12 कैसा है, 12 एक इवन नंबर है, ठीक है मैम। तो इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन आएगा, और इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो इवन ही आएगा। तो मतलब kj कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं। तो मतलब मैम आंसर तो इवन ही आने वाला है ना, बिल्कुल आंसर तो इवन ही आने वाला है, ये भी हो गया। चलो अब आपका ये बच रहा था 3g प्लस 5h। तो बच्चों इसमें भी क्या करना है अब आपको, इसमें भी केसेस बनाने। इसमें भाई देखो, इसमें भी केसेस बनाओ। अब आप g की वैल्यू एक बार 1 डालो, 3 इंटू 1 प्लस 5 की वैल्यू 1 डालो तो आ गया 8। दोनों ऑड लिए, g एंड h दोनों जब ऑड थे तो आपका आंसर आ रहा है इवन। अगर एक इवन है और एक ऑड है तो आंसर आ रहा है g एंड h में 1 इवन एंड 1 ऑड। एक इवन और एक ऑड है तो आंसर आएगा ऑड। और ऐसे ही अगर दोनों ही इवन हो जाएंगे G एंड H बोथ इवन, दोनों इवन है तो भी आंसर इवन आएगा, दोनों ऑड है तब भी आंसर इवन आएगा। एक ऑड और एक इवन हो जाए अगर तो आंसर कैसा आ रहा है हमारा, ऑड आ रहा है, ठीक है। और इसी सेम तरीके से ये वाला आपको चेक करना है, ये वाला आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Take a pair of even numbers, add them is the sum divisible by 4। तो बच्चों सबसे पहली बात तो जो इवन नंबर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इवन नंबर जैसे हम देखें तो बच्चों 4 भी एक इवन नंबर है और 6 भी एक इवन नंबर है। लेकिन अगर यही 4 से डिविजिबिलिटी की बात करें, 4 से डिवाइड करके देखें तो भाई ये जो 4 है ये पूरा डिविजिबल है, ये कैसा पूरा डिविजिबल है। लेकिन वहीं अगर हम 6 की बात करें और 6 को डिवाइड करें किससे, 4 से, तो यहां पे हम देखेंगे कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, लीव्स 2 एज रिमाइंडर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो इवन नंबर्स भी है ना वो भी दो टाइप के हैं। किस बेसिस पे,
कि भाई 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो रहे हैं तो वो अलग टाइप के इवन नंबर हो गए भाई, जो 4 से डिविजिबल है। दूसरे अगर 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो कुछ रिमाइंडर छोड़ेंगे, और वो रिमाइंडर भी कितना होगा, वो रिमाइंडर भी स्पेसिफिक है। अगर वो इवन नंबर है और 4 से डिविजिबल नहीं है तो भाई सीधी सीधी बात है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 नहीं बच सकता। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे देख लो 2 बच रहा है। ठीक है भैया, तो इवन नंबर्स की कैटेगरी हमें पता चल गई कि भैया 2 टाइप के होते हैं। When will 2 even numbers add up to give a multiple of 4? भाई कब 2 इवन नंबर्स ऐड होके हमें 4 का मल्टीपल देंगे। चलो, तो बच्चों हमें पता है कि इवन नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा। अगर 4 का मल्टीपल होगा तो हम लिख सकते हैं कि वो कुछ 4 इंटू एक्स, 4x फॉर्म में होगा। 4 का मल्टीपल है यानी 4 मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर x, 4x फॉर्म का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो नंबर कुछ 4y 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2 रिमाइंडर छोड़े, तो 4 का मल्टीपल प्लस 2, तो यानी कि वो नंबर या तो 4x फॉर्म का हो सकता है, इवन नंबर है तो, नहीं तो 4y प्लस 2 फॉर्म का हो सकता है। y कोई दूसरा लेटर नंबर हमने ले लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सेम ही हो, जरूरी थोड़ी सेम नंबर की बात थोड़ी ना चल रही है, अलग अलग की चल रही है। तो भाई एक बार x लिया, एक बार y लिया। ठीक है, चलो अब बोला गया है एडिंग 2 नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऐसे नंबर्स को अगर हम ऐड करें जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, 4 का मल्टीपल मैंने लिया 4x, 4 का मल्टीपल मैंने लिया 4y। बच्चों आपको पता है कि दोनों में से 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में से 4 को कॉमन ले लो। 4 को बाहर ले लिया ब्रैकेट के, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, तो ये x बन गया भैया। बीच में था प्लस का साइन, अब ये वाला 4 भी बाहर चला गया है ब्रैकेट के, तो यहां अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y। अब ये क्या लिखा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y, तो 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिखा है ना, 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो यानी कि ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल ही तो लिखा है, ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल ही तो लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर है ना, तो हुआ ना 4 का मल्टीपल। सही बात है मैम, अगर 2 4 के मल्टीपल लोगी और उनको मल्टीप्लाई करोगी, उनको ऐड करोगी, तो जो आंसर आएगा वो भी 4 का मल्टीपल ही होगा। समझ रहे हो ना तुम लोग, चेक कैसे करना है, चेक तुम्हें लेटर नंबर्स लेके करना है। तुम x y a b c जो मर्जी पड़े वो लो और वैसे चेक करो, बाहर अगर कॉमन 4 आ गया तो मतलब भैया मल्टीपल बन रहा है 4 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एडिंग 2 नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4। भाई ऐसे 2 इवन नंबर्स जो 4 के मल्टीपल नहीं है, तो यानी कि कुछ रिमाइंडर छोड़ेंगे, तो हमने लिख लिया 4x प्लस 2, एक इवन नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया 4y प्लस 2, एक नंबर 4x प्लस 2, एक नंबर 4y प्लस 2, दोनों को ऐड कर दिया, तो भाई 4x प्लस 2 प्लस 4y प्लस 2, तो भाई बना 4x प्लस 4y और 2 प्लस 2 ऐड होके बन गया 4। अब भैया तीनों में 4 कॉमन आ रहा है, तीनों में ही 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को बाहर निकाल लो। ठीक है मैम, यहाँ x बच रहा है, यहाँ y बच रहा है, फिर प्लस का साइन, और यहाँ सिर्फ 4 ही था। तो बच्चों ये सिर्फ 4 नहीं था, ये लिखा था 4 इंटू 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जा 4 होता है ना, तो मैम 4 ही तो बाहर आया है, तो यानी कि अभी भी अंदर कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो मैम पूरे में से 4 बाहर आ गया, यहाँ पे पूरे में से ये 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया और ये कुछ बच गया अंदर, तो ये अंदर वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो क्या ये 4 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल ये 4 का मल्टीपल है। 4 से कुछ नंबर मल्टीप्लाई होके ही तो ये पूरा नंबर बन रहा है। तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो भी क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से कि यदि दो नंबर्स जो 4 के मल्टीपल हैं उनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। देखा ना अभी हमने ये रहा। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो इवन नंबर्स जो कि 4 के मल्टीपल नहीं है, जो कि 4 के मल्टीपल नहीं है और 4 के मल्टीपल नहीं है तो मतलब वो रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो यदि वो 4 के मल्टीपल नहीं है और हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए जो 4 के मल्टीपल नहीं है और इवन नंबर है, उनको हम ऐड कर रहे हैं तो भी जो आंसर आएगा, तो भी उनको ऐड करके जो आंसर आएगा नंबर बनेगा 4 का मल्टीपल। उनका आंसर भी 4 का मल्टीपल बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे लें कि एक नंबर 4 का मल्टीपल है और दूसरा नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा? तो क्या होगा? यहाँ पे देख लो भाई, तीसरा केस भी इधर लिख देते हैं। एक नंबर है 4x, दूसरा नंबर है 4y + 2। तो भाई इन दोनों में से तो 4 कॉमन आ रहा है, इस तीसरे में से तो नहीं आ पा रहा। और तीसरे में से अगर नहीं आ पा रहा तो ये नंबर 4 का मल्टीपल नहीं बनेगा। सीधी सीधी बात है, समझ गए? चलो, अब बोला गया है यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको देख के आपको बताना है कि भाई वो जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होंगी या फिर कभी कभी ट्रू होंगी या फिर कभी ट्रू होंगी ही नहीं, फॉल्स है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करके बताना है। देखो, अब बोला गया है, एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, इफ 8 exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। भाई अगर 8 जो है वो दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, अगर दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो यानी कि वो दोनों नंबर उसकी टेबल में आते होंगे ना, तभी तो डिवाइड कर रहा है। दोनों नंबर उसकी टेबल में आते होंगे, टेबल में आते होंगे मतलब उसके मल्टीपल होंगे। तो मल्टीपल होंगे तो हमने अभी सीखा है हम कैसे लिख सकते हैं भाई उसको, 8 मल्टीप्लाई बाय x, दूसरा नंबर 8 मल्टीप्लाई बाय y। अब दोनों नंबर का सम क्या हमेशा 8 से डिविजिबल होगा? यही बोला गया, दोनों नंबर का जो सम है क्या वो 8 से डिविजिबल होगा? तो भाई 8 क्या कॉमन आ गया दोनों में से? आ गया ना, x + y बच गया अंदर। तो बिल्कुल भाई ये तो हमेशा सही है, हमेशा ही 8 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑलवेज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ऑलवेज ट्रू है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 then 8 also divides any two numbers separately that add up to the number। चलो, अब बोला गया है कि कोई भी नंबर है जिसको 8 डिवाइड कर रहा है, तो हम ले लेते हैं ना कोई भी नंबर। 16 डिवाइड कर रहा है 8 को, ठीक है, ठीक है, 16 से डिविजिबल है तो नंबर हो गया 16। अब बोला गया है कि 8 जो है वो कोई से भी दो नंबर उठा लो जिनका सम 16 हो रहा हो, उनको भी डिवाइड करेगा। तो मैंने भैया दो नंबर उठा लिए, कौन कौन से? 15 और 1। तो जो 8 है क्या वो 15 को डिवाइड करता है? नहीं। क्या 1 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है? नहीं। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट नहीं है ट्रू। पर क्या कभी कभी हो सकती है? कभी कभी तो हो ही सकती है ना। 16 को अगर मैं 8 + 8 लिखूं तो वो ट्रू हो जाएगा, है ना? तो दोनों 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समटाइम्स ट्रू। यहाँ पे सेकेंड वाली जो है समटाइम्स ट्रू है। थर्ड देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। अगर कोई भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, सपोज कि 14, सपोज 14, तो 14 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, 14 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी 7 से डिविजिबल होंगे। सीधी सीधी बात है भाई, 14 1 = 14, 14 2 = 28। तो अब 14 के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो भी क्या है? वो 7 से डिविजिबल है। 28 7 से डिविजिबल है, 7 के टेबल में आता है ना? फिर
फोर्थ देखो, तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, ऑलवेज ट्रू। फिर बोला गया है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। तो भाई एग्जांपल ले लेते हैं, 12 का कोई भी नंबर ले लो जो 12 से डिविजिबल है। 24 ले लें, ठीक है। तो अब ये 24 जो है वो 12 के सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगा क्या? 12 के फैक्टर्स हमें आते हैं ना लिखने, भाई 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जिन जिन की भी टेबल में 12 आता है वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 6 और 12। तो भाई 24 देखो 1 से डिविजिबल है क्या? 1 से तो सभी हो जाते हैं। 2 से है क्या? बिल्कुल है। 3 से है क्या? 3 8 जा 24। 4 से है क्या? 4 6 जा 24। 6 से है क्या? 6 4 जा 24। 12 से है क्या? 12 2 जा 24। तो भाई 12 के जितने भी फैक्टर्स थे वो नंबर उससे भी क्या हो गया, डिविजिबल। मतलब 12 का जो भी मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल 36 भी होता है, 48 भी होता है, तो 12 का जो भी मल्टीपल है वो 12 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सबसे भी डिविजिबल होगा। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब क्या बोला गया है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। भाई अगर कोई भी नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, 21 ले लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7, मैंने लिया 21, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एनी मल्टीपल ऑफ 7। तो भैया वो 7 के क्या किसी भी मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा? तो 7 का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है, 7 2 जा 14। तो क्या 21 14 से डिवाइड होता है? नहीं मैम, नहीं होता। तो क्या ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट कभी कभी ट्रू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 28, तो वो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। पर क्या ये ऑलवेज ट्रू है? नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई भाई, समटाइम्स वाली, समटाइम्स ट्रू है। 6th, if a number is divisible by both 9 and 4 it must be divisible by 36। भाई कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो भाई उनके एलसीएम से तो डिविजिबल होगा ही होगा ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो उनके एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिविजिबल होगा। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है, तो उससे डिविजिबल होगा। तो ये हो गई हमारी ऑलवेज ट्रू। If a number is divisible by both 6 and 4, it must be divisible by 24। भाई कोई भी नंबर है वो 6 और 4 से डिविजिबल है, तो भाई 6 और 4 से डिविजिबल है तो उनके एलसीएम से डिविजिबल होगा। और 6 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 12। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर 12 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 24 से डिविजिबल हो, क्योंकि 12 से तो खुद 12 भी डिविजिबल है, 12 से तो खुद 12 भी डिविजिबल है। पर 12 24 से डिवाइड नहीं होता ना, 12 24 से डिवाइड नहीं होता ना, समझ रहे हो ना कि ऐसे ये तो नहीं होता ना, नहीं होगा ये तो, है ना। तो समटाइम्स ट्रू। When you add an odd number to an even number, we get a multiple of 6। तो भाई डायरेक्ट एक एग्जांपल ही लेके देख लो। पहले तो ये बताओ मेरे को, एक ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, आंसर कैसा आएगा? ऑड। और 6 का मल्टीपल कभी भी ऑड हो सकता है क्या? 6 की टेबल में कभी भी कोई ऑड नंबर आता है क्या? भाई 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इतने नंबर देख ले, सारे क्या आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। तो 6 की टेबल में कोई ऑड नंबर आने का तो चांस ही नहीं बनता। तो दिस इज नेवर ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू। ठीक है, चलो। फाइंड द नंबर दैट हैज रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, 5 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो यानी कि 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होना चाहिए वो नंबर। नंबर कैसा होना चाहिए भाई? 5 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। बच्चों 5 का मल्टीपल
5 का मल्टीपल से 3 ज्यादा। अब आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं, हमें अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं बताना था, हमें तो नंबर बताना था। तो बच्चों नंबर बताना है तो पुट k को 1 डालो। k को 1 डालते ही ये बन जाएगा 5 into 1 plus 3 8। ठीक है, नेक्स्ट पुट k is equal to 2, 5 into 2 plus 3 यानी कि 13। नेक्स्ट पुट k is equal to 3 यानी 5 into 3 plus 3 18। और सबको तुम डिवाइड करके देख लेना भाई, 5 से 3 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना, चेक करना है। तो यहाँ पे ये लो 8 को डिवाइड किया 5 से, तो भाई 5 1 जा 5, कितना रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, ऐसे ही 13 को डिवाइड करके देख लो, सॉरी 13 को डिवाइड करना है किससे 5 से, तो 5 2 जा 10, फिर से कितना रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म 5k प्लस 3 और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने 3 नंबर निकाल दिए, ज्यादा निकालने तो आप k की जगह 4 डालो 5 डालो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट Which algebraic expression captures all such numbers? तो भैया कौन सा algebraic expression था? तो हमने algebraic expression लिखा था 5k प्लस 3, ये था algebraic expression। तो भाई यहाँ से कौन सा algebraic expression है जो ये डिनोट कर रहा है 5k प्लस 3? ये लिखा 5k प्लस 3, ये लिखा 5k प्लस 3। अच्छा, क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो उसको डिनोट कर पा रहा है? अगर अब बेटा इसके अलावा देखना है ना, तो आप एक चीज और करके देख सकते हो। अगर इसके अलावा ही देखना है तो एक चीज और करके देखना हमेशा, ये जो 3 है ना, इसको 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो तुम? 3 है ना, इसको 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? तो बेटा 3 को हम लिखेंगे 5 माइनस 2, 3 को हम लिखेंगे 5 माइनस 2। ठीक है मैम, अब इन दोनों में से 5 आ गया कॉमन, यहाँ बचा कुछ k प्लस 1 माइनस 2। अच्छा, k प्लस 1 जो है ये खुद अपने आप में एक वेरिएबल नंबर है, हमें नहीं पता ना k प्लस 1 की क्या वैल्यू है। k प्लस 1 कुछ भी हो सकता है, तो हमने बोल दिया भाई कुछ भी मतलब x मान लो, क्योंकि अभी k की ही वैल्यू नहीं पता, तो मान लो कि x होगा। तो यानी कि कोई भी ऐसा नंबर 5x माइनस 2 जैसा नंबर भी सेम ही चीज को डिनोट कर रहा है। k की वैल्यू ही नहीं पता थी, उसमें प्लस 1 ऐड कर रहे थे, हमने बोला ठीक है भाई k प्लस 1 को भी एक लेटर नंबर दे दो, x बोल दो, x बोल दिया, तो 5x माइनस 2 यानी 5 इंटू कुछ नंबर माइनस 2 करेंगे ना तो भी सेम ही चीज को डिनोट करेगा। यहाँ पे देखो 5 इंटू कुछ नंबर माइनस 2, सॉरी, ये भी सेम चीज को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलो अब आपकी एक्सरसाइज आ गई, फिगर इट आउट, देखते हैं। द सम ऑफ 4 consecutive numbers is 34, what are these numbers? बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है ना, आपको 34 दिया हुआ है, ठीक है, तो 34 को हम लिख सकते हैं 17 प्लस 17 34 होता है। अच्छा, अब ना कुछ नहीं करना, 17 से जस्ट पहले वाला, ये क्वेश्चन को करने का तरीका बता रही हूं, ऐसे ही करना, ठीक है, तभी कर पाओगे। 17 से जस्ट पहले वाला नंबर बता दो बच्चों, 17 से जस्ट पहले वाला ऑड नंबर, 17 से जस्ट पहले वाला ऑड नंबर 15 हो गया। अच्छा, अब 17 से जस्ट बाद वाला ऑड नंबर बता दो 19। तो बच्चों चेक करो, क्या 15 प्लस 19 34 होता है? 15 प्लस 19 34 होता है? तो भाई 9 प्लस 5 4 और ये 1 2 3, ठीक है 34 होता है।
अच्छा अब 15 तो हम जानते हैं यार लिखना, 15 तो 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। 15 तो 7 + 8 हो जाता है। 19 9 + 10 होता है। 19 क्या होता है, 9 + 10। तो क्या हमें यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए जिनका सम 34 आ रहा है। 7 8 9 एंड 10, चारों को ऐड करके हमारा कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। ठीक है। Suppose P is the greatest of 5 consecutive numbers. Describe the other 4 numbers in terms of P. भाई आपको बोले गए 5 consecutive numbers हैं, 5 लगातार numbers हैं। सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, P है। तो बाकी के चारों नंबर्स बताओ। तो भाई सबसे बड़ा P था, तो P से जस्ट छोटा नंबर, P से जस्ट छोटा नंबर यानी कि -1 करेंगे, तो भाई P -1 हो गया। फिर यहां से इससे भी छोटा P में एक और माइनस कर दो, तो P -2 हो गया। फिर एक और छोटा P में अब 3 माइनस हो जाएगा, P से 3 कम। फिर एक और छोटा भाई P -4। सबसे बड़ा नंबर था P, तो उससे छोटा P -1, उससे छोटा P -2, फिर उससे छोटा P -3, उससे भी छोटा P -4 हो गया। ठीक है। For each statement below, determine whether it is always true. Same चीज भाई always true, sometimes true या फिर never true। ठीक है। देखो the sum of 2 even numbers is a multiple of 3। भाई कोई भी 2 even numbers का sum जो है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। मैं सबसे पहला एग्जांपल लेती हूँ भैया, 2 + 2 4। क्या 3 की टेबल में आ रहा है, नहीं, पर जरूरी है क्या कि कभी भी नहीं आए, तो भाई देख लेते हैं। 2 + 4 6 होता है और 6 तो आता है। ठीक है। ऐसे ही 6 + 4 10, तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, पर ये आ रहा है। तो मतलब भैया क्या बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे है, ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है वो समटाइम्स ट्रू है, कभी कभी तो सही हो सकती है। चलो, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। भाई 18 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं ना वो सब 9 की टेबल में आते ही आते हैं। तो अगर कोई नंबर है जो 18 की टेबल में नहीं आ रहा, if a number is not divisible by 18 then it is also not divisible by 9। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, 18 की टेबल में आता है 27। ठीक है, 18 की में 27 होता है, इज नॉट डिविजिबल बाय 18। अब 18 जो है वो 27 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या वो 9 से डिविजिबल नहीं है? अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं हो, अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं हो तो 18 से डिविजिबल 27 नहीं है, पर क्या वो 9 से डिविजिबल है? हाँ, वो तो 9 से डिविजिबल है। तो क्या बोला गया, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर 18 से डिविजिबल नहीं है तो क्या 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा? भाई ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट जो है कभी कभार सच हो जाए, बट ऐसा नहीं है भाई कि जरूरी नहीं है कि ये सही होगी, है ना। 18 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से डिविजिबल ना हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो भाई दिस इज नेवर ट्रू। चलो, if two numbers are not divisible by 6 then their sum is not divisible by 6। भाई कोई भी दो नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या उनका सम भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा? देखो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने बोला एक नंबर है 6 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, दूसरा नंबर है 6 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 6k + 6x और 5 + 1 बन जाएगा 6। तीनों में से 6 कॉमन आया, k + x + 1 बचा, तो ये जो नंबर बना वो तो 6 का मल्टीपल बन गया।
तो यानी कि 6 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो भाई if a numbers are not divisible by 6 then their sum is not divisible by 6, ये वाली जो स्टेटमेंट है कभी कभी सच हो सकती है ना, जरूरी नहीं है ना कि ये 1 और 5 मिलके यहाँ 6 बन रहा है, पर यहाँ पे हो सकता था कि कुछ रिमाइंडर 4 बच रहा होता, यानी कि अगर ये नंबर कुछ ऐसा होता 6k + 1 एंड 6k + 4 तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए इस केस में फॉल्स हो गई। तो भाई ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कभी कभी सच हो सकती है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये समटाइम्स ट्रू है, ठीक है। नाउ द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कोई भी नंबर है जो 6 का मल्टीपल है और एक नंबर है 9 का मल्टीपल है, तो दोनों का जो सम होगा क्या वो 3 का मल्टीपल होगा। तो बच्चों 6x को लिख सकते हैं 3 × 2 × x, 9y को लिख सकते हैं 3 × 3 × y। क्या दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां से बच गया 2x + 3y। तो क्या 3 का मल्टीपल आ रहा है, क्या 3 का मल्टीपल आ रहा है, आ रहा है, हमेशा आएगा, हाँ हमेशा आएगा। तो ऑलवेज ट्रू। The sum of a multiple of 6 and a multiple of 3 is a multiple of 9, ये तो हो गया। Find a few numbers that leave a remainder of 2 when divided by 3 and a remainder of 2 when divided by 4। तो बच्चों क्या बोला गया है कि ऐसा नंबर फाइंड करो, है ना, कुछ ऐसे नंबर फाइंड करो जो 3 से डिवाइड होने पे भी 2 रिमाइंडर छोड़े और 4 से डिवाइड होने पे भी 2 रिमाइंडर छोड़े। तो बच्चों ऐसे नंबर के लिए क्या करना है ना, हमें 3 से भी ऐसा नंबर निकाल लो जो कि 3 की टेबल में भी आए और 4 की टेबल में भी आए, 3 की टेबल में भी आए और 4 की टेबल में भी आए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, LCM ऑफ 3 and 4, 3 की टेबल में और 4 की टेबल में आए, यानी कि दोनों की कॉमन टेबल में आए, यानी कि दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो भाई LCM ऑफ 3 and 4, ठीक है। अब दोनों केसेस में 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी कि इनके LCM से कितना ज्यादा होना चाहिए, 2 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो भाई LCM ऑफ 3 and 4 क्या होता है, LCM ऑफ 3 and 4 होता है 12, 12 + 2 14, एक नंबर आ गया 14। अच्छा दूसरा नंबर क्या होगा, 12 का फिर से 12 का मल्टीपल लो दूसरा, 12 2 24, दूसरा हो जाएगा 24 + 2 26, तीसरा 12 3 36 + 2 38। ऐसे और आप निकाल सकते हो, है ना। अब 5th क्वेश्चन भाई, आई होल्ड सम पेबल्स, ये जो घड़ा है ना ये बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर ना कुछ तो कंकड़ है, ठीक है। आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। When I group them in threes, जब मैं 3 का ग्रुप बनाता हूं तो 1 stays with me, तो एक बच जाता है। 3 का ग्रुप बनाता हूं तो कितना बचता है, एक बचता है। तो ये जो नंबर है वो किस फॉर्म का हो गया, 3x + 1, किस फॉर्म का हो गया, 3x + 1 फॉर्म का हो गया, ठीक है। Try pairing them up, it simply won't do। अब अगर मैं 2 के पेयर बना रहा हूं तो वो नहीं बन रहे 2 के पेयर। A stubborn odd pebble remains in my view। अब बोल रहा है कि जब 2 की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो भी एक पेबल बच जा रहा है। तो इस लाइन से हम क्या समझ पा रहे हैं कि वो 2 का मल्टीपल भी नहीं है, वो नंबर 2 का मल्टीपल भी नहीं है, 2 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा है। तो यानी कि 2y + 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप देम बाय 5, 5 के ग्रुप बना रहा हूं तो येट 1 स्टिल्स अराउंड। जब 5 के ग्रुप बना रहे हैं तो भी एक बाहर बच ही जा रहा है, तो 5 के ग्रुप से भी एक ज्यादा। बट ग्रुपिंग इट इन 7 परफेक्शन इज फाउंड। तो जब हमने 7 के ग्रुप बनाए तो भाई परफेक्शन मिल गया, ठीक है।
सात सात के ग्रुप, यानी कि कुछ नंबर जो है वो 7 इंटू के फॉर्म का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बोला गया है मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड। भाई मैं 100 से तो ज्यादा नहीं हूँ, 100 से दूर जाओगे तो फिर तो दूर चले गए, तो 100 से ज्यादा तो मैं नहीं हूँ, यानी कि जो नंबर है वो 100 से छोटा है। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। अब पूछा गया कि भाई बता दो अब कितने पेबल्स मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि भाई 3 का मल्टीपल से एक ज्यादा, 2 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा और 5 के मल्टीपल से भी एक ज्यादा। तो क्या करो भैया, तीनों का रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 5 के कुछ मल्टीपल से एक ज्यादा, इनके एलसीएम के मल्टीपल से एक ज्यादा। ठीक है, तो भाई 3, 2 और 5 का मल्टीपल कितना हो जा रहा है बेटा, 3 और 2 और 5 का एलसीएम होता है हमारा 30, 3, 2 और 5 का एलसीएम होता है 30, तो 30 के +1 फॉर्म का नंबर होना चाहिए और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पुट k इक्वल टू 1, 31 30 + 1 31, 31 7 का मल्टीपल नहीं है। पुट k इक्वल टू 2, 32 60 + 1 61, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 की टेबल में नहीं आता। पुट k इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा, 33 90, 90 + 1 91। अच्छा 91 क्या 7 की टेबल में आता है, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 7 1 7, ये 2 बचा 1, 7 3 21। हाँ भाई आता है 7 के टेबल में। तो यानी कि ये जो है ये 7 का मल्टीपल भी है और नंबर हमारा 30 के +1 फॉर्म का भी है। तो हमारे कितने पेबल्स हो गए, कितने पेबल्स ये होल्ड कर रहे हैं, 91 है ना। लास्ट क्लू की भाई 100 से छोटा होना चाहिए, तो 100 से छोटा भी है। आया समझ में। चलो, तथागत has written several numbers that leaves a remainder of 2 when divided by 6। भाई 6 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा नंबर, 6k + 2। He claims if you add any 3 such numbers, the sum will always be a multiple of 6। अब वो बोल रहा है इसने ऐसे 3 नंबर लिखे हैं जो कि 6 से मल्टीप्लाई करने पे 2 रिमाइंडर दे, 6k + 2, 6x + 2, 6y + 2। अब वो बोल रहा है कि अगर इन 3 नंबर्स को ऐड करोगे ना तो जो भी आंसर है वो 6 का मल्टीपल बनेगा ही बनेगा। तो एक बार चेक करते हैं भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐड कर दो, 6k + 2 + 6x + 2 + 6y + 2। अब बना 6k + 6x + 6y + 2 + 2 + 2 6। क्या सब में से 6 कॉमन आ गया, क्या सब में से 6 कॉमन आया, यहाँ 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 और यहाँ से। अंदर क्या बना, x + y + सॉरी k + x + y, अंदर बचा आपका k + x + y प्लस ये तो 6 × 1 लिखा है ना, 6 × 1, 6 बाहर गया तो अंदर बच गया 1। तो क्या 6 का मल्टीपल बन रहा है, ये जो नंबर बन रहा है ऐड करने के बाद ये 6 का मल्टीपल है। हाँ भाई 6 बाहर आ रहा है, 6 का मल्टीपल है। तो क्या ये सही बोल रही है, यस। क्या ये सही बोल रही है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 661 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है 661 वो कितना रिमाइंडर छोड़ रही है, 3। तो यानी कि ये जो नंबर है ना ये किस फॉर्म का है, 661 7k + 3 फॉर्म का है, ठीक है। एंड 4779 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। तो भाई 7 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो 7k
k की जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7m, 7m प्लस 5, 7 के मल्टीपल से 5 ज्यादा है। अब बोला गया है कि तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है पूरा, बिना कैलकुलेट करे तुम्हें बताना है कि जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पे। तो बच्चों फर्स्ट वाले को लिखते हैं अपन 7m प्लस 5, 4 7 7 9 को लिख दिया 7m प्लस 5 एंड 661 को लिख दिया 7k प्लस 3। तो ये हमारा बन गया 7m प्लस 7k प्लस 8। तो बेटा आपको पता है कि ये 7m प्लस 7k तो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 8 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे करके देख लेना जिनको नहीं आता है। तो भाई 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो पूरे को सॉल्व करके भी देखोगे ना तो भी आंसर, तो भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो इतनी मेहनत क्यों करें, हम तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे सिंपली, है ना। यहाँ सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में बना आपका 7m प्लस 5 माइनस 7k प्लस 3। तो ये बन गया आपका 7m माइनस 7k प्लस 5 माइनस 3 2। भाई ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो इस केस में आ गया आपका रिमाइंडर 2। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। भाई आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कितना रिमाइंडर छोड़े, जब 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर, 3x प्लस 2। When divided by 4, 3 leaves a remainder 3 when divided by 4। जब भी 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे कितना 3 and leaves a remainder of 4 when divided by 5, leaves a remainder of 4 when divided by 5। तो 5z प्लस 4 इस फॉर्म का होना चाहिए। तो भाई हमें ये तो पता है कि जब भी यहाँ पे रिमाइंडर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं नंबर्स का और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर सेम नहीं दिख रहे, यहाँ तो क्या है रिमाइंडर्स ही सेम नहीं दिख रहे। और जब रिमाइंडर सेम नहीं दिख रहे ना तो कुछ पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब हमने यहाँ पे क्या देखा पैटर्न कि ये जो 3 और 2 मतलब जो नंबर जिसका मल्टीपल है और जितना रिमाइंडर बच रहा है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 1। अच्छा इधर भी देखो तो इधर भी ये जो सेम डिफरेंस, इधर भी कितने का है 1, यहाँ 5 और 4 में भी कितने का है 1 है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं और उसमें हमेशा आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 का 2 का या 3 का जो भी है ना सेम डिफरेंस दिख जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको सेम डिफरेंस दिख गया तो सेम चीज आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो, आपको यहाँ पे करना है रिक्वायर्ड नंबर, आपका जो नंबर आपसे पूछा गया है वो कितना होगा LCM ऑफ 3 4 5, LCM ऑफ 3 4 5 माइनस 1, 3 4 5 माइनस कॉमन डिफरेंस आपका, हर में कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 1 है। यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है आपका 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3 4 5 का एलसीएम, उसमें से माइनस 1। तो भाई 3 4 5 का एलसीएम होता है आपका 60 और 60 माइनस 1 हो जाएगा आपका 59। चेक भी कर सकते हो आप, 59 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 59 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा और 59 को जब 5 से करोगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं और ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं करना है, आपको ये तरीका ही याद करना है। ठीक है, इसको समझाने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाता है ये, लेकिन इसको समझना नहीं है अपने को, तो बस अपने को तो याद कर लो कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है
कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो भाई एलसीएम लो, एलसीएम ले लो यहाँ पे नंबर्स का और माइनस कर दो उसमें से कॉमन डिफरेंस। तो आया समझ में? आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से इतना, ठीक है। बाकी का पार्ट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए ये रिवाइज करके रखना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना, एंड आई होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। जितना मैंने पढ़ा है अच्छे से आपके समझ आ गया है, तो बस रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।